गुड नून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाफिजिक्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस के टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कल अपन ने देखा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिए थे अपन, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने क्या क्या देख लिया था भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है भाई। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर अपन ने देख रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, ये चीज़ें देखी थी अपन ने। तो अपन ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव होती है जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अपन ने देखा अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। फिर अपन ने देखे थे रीजन्स कुछ। अब आज हम बात करेंगे बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, जो कि मैंने कल बोला था फंडामेंटल आइडिया। कुछ फंडामेंटल आइडिया, जिसमें पहला था बोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कंडीशन। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है थी, तो अपन ये चीज़ देख रहे थे। तो अपन ने देखा कि एब्जॉर्प्शन इमल्शन जो होता है उसके बारे में था। तो इसमें बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन और इमल्शन दो होते थे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब अपन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं या जाते हैं, तो अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि फोटोन देना पड़ता है एच में। ये E2 E1 से E2, यानी अपनी ग्राउंड से क्या जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी एक किस में जा रहा है, स्टार प्लस इस एक को अपन ने क्या दिया, फोटोन दिया, तो ये क्या चला अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये इसकी क्या हुई, ग्राउंड स्टेट, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट। इतनी बात करिए अपन ने। तो अकॉर्डिंग बोर्स क्या बोला, बोर्स के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होती है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, वो किसके बराबर होती है, दी गई ऊर्जा या अवशोषित की गई ऊर्जा के बराबर होती है, यानी कि एब्जॉर्ब की गई एनर्जी के क्या होगी, बराबर होगी भाई। डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इसको क्या बोलते हैं, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्स की यही कंडीशन थी कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है वो ऑब्जॉर्व की गई एनर्जी के बराबर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसी प्रकार इमिशन में भी होता है। एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ एटम या इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी वापस लेने के लिए क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज की गई एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, हम इमिशन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग डेल E इज इक्वल E2 माइनस E1, यानी कि क्या होता है, एच म्यू के बराबर ही होता है। यानी कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, उसकी टोटल एनर्जी और रिलीज की गई एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन ए सिस्टम मेक ए ट्रांजिशन देयर एनर्जी लेवल्स इट विल फॉलो बोर्स कंडीशन। क्या लिखेंगे भाई, when a system make a transition, when a system make a transition between their energy levels, देख लो भाई, it will follow Bohr's frequency condition, ठीक है भाई। पहले
अब क्या लिखेंगे, व्हेन ए सिस्टम, कंडीशन क्या होगी, व्हेन ए सिस्टम मेक ए ट्रांजिशन, मेक ए ट्रांजिशन, व्हेन ए सिस्टम मेक ए ट्रांजिशन वन स्टेट टू another state, one state to another state, it absorb and emit, है तो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। ए फोटोन क्या करेगा, ए फोटोन having energy equal to the difference of in the energy to state। समझ में आई बात, चलो भाई पहली बात अपन ने सीखी है भाई। दूसरी बात करूंगा मैं यहाँ पे, सिलेक्शन रूल की। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन नोट, क्या लिखोगे, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन नोट नेसेसरली, यानी कि फिर आएगा सिलेक्शन रूल। ये दो प्रकार के होंगे, ठीक है भाई, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल और ग्रॉस सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक क्या होता है और ग्रॉस क्या होता है, मैथमेटिकली सिलेक्शन रूल बोलते हैं इसको, सिलेक्शन रूल, या और क्या बोल सकते हैं इसको, क्वांटम मैकेनिकल ड्राइव्ड सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस सिलेक्शन रूल को क्या बोल सकते हैं अपन, थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल, या इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ मैटर। हाँ ये बात समझ में भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको सिलेक्शन रूल कि जब बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन नेसेसरी नहीं होती किसी भी चीज़ को समझने के लिए, फिर अपन पढ़ते हैं सिलेक्शन रूल। तीसरी बात करते हैं अपन यहाँ पे, तीसरी बात करूंगा मैं यहाँ पे पॉपुलेशन रेशियो की। पॉपुलेशन रूल क्या होगा, पॉपुलेशन रूल क्या होगा कि इस वाले ये लेवल्स होते हैं कुछ, तो जो ये लेवल्स हैं इसमें जितनी पॉपुलेशन होगी ना, यानी यहाँ पे माना आपने 50 है तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी भाई, 40 ही होगी, फिर यहाँ पे 30 ही होगी। तो मतलब लेवल्स जितने जैसे बढ़ते हैं पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है उतना ही कम होता जाता है, ठीक है भाई, पॉपुलेशन रेशियो उतना ही क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये किसने एक फॉर्मूला दिया था, बोल्ट्जमान ने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया, ड्राइव करा। तो फॉर्मूला क्या होता है, NI = GI e की पावर EA/kBT। ये क्या किया, बोल्ट्स का एक फॉर्मूला था। तो NI यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ऑफ, NI = क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ ith लेवल,
जी आई यहाँ पे क्या हुआ, जी आई यहाँ पे क्या होगा भाई, जी आई यहाँ पे डिजेनरेसी ऑफ ith लेवल की डिजेनरेसी। फिर यहाँ पे ई आई एनर्जी ऑफ ith लेवल, एनर्जी ऑफ ith लेवल, ऐसे है भाई। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉपुलेशन रेशियो में, ये और ये है, ठीक है भाई। ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है भाई। इसको बोलते अपन N1 G1 और E1, इसको बोलते N2 G2 E2, एक्साइटेड स्टेट है। तो अपन को पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Ni की जगह N1 बराबर करो G1 e की पावर E1 अपॉन KBT, और यहाँ क्या होगा N2 बराबर G2 e की पावर E2 अपॉन KBT। रेशियो निकालते हैं पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है भाई। ये एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स हो गए हैं इसका। तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हुआ, E2 माइनस E1 था भाई। तो जब पॉपुलेशन रेशियो निकालेंगे तो अपन को पता है N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 करेंगे। तो N2 की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे, N2 की वैल्यू G2 e की पावर E2 अपॉन KBT डिवाइड बाई G1 अपॉन e की पावर E1 अपॉन KBT। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, G2 अपॉन G1 ऐसे लिख सकते हैं, G2 अपॉन G1 e की पावर E2 माइनस E1 डिवाइड बाई KBT लिख सकते हैं भाई। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं आगे, इसको G2 अपॉन G1 e की पावर डेल E अपॉन KBT, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला आ जाता है पॉपुलेशन रेशियो का, N2 अपॉन N1। ऐसे अपन इसकी पॉपुलेशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चलते हैं। ये बेसिक मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल से बताया। अब अपना टॉपिक था माइक्रोवेव रीजन। तो माइक्रोवेव में अपन पढ़ते हैं रोटेशनल, रीजन क्या होता है इसका, माइक्रोवेव में पढ़ते हैं भाई, क्या रीजन होता है, माइक्रोवेव रीजन होता है। मतलब ट्रांजिशन, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो पढ़ते हैं, ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल, तो वो कहाँ पढ़ते हैं अपन एनर्जी लेवल्स जब बनते ट्रांजिशंस एंड रोटेशनल में अगर अपन बात करें तो अपन को पता है जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा अपन पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांजिशन होता है, तो एनर्जी लेवल्स में अपन को पता है कौन से रीजन में होता है ट्रांजिशन, कौन से रीजन में होता है, यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन में होता है, माइक्रोवेव रीजन में होता है। पहली बात तो लिखूंगा कि इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा द ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिटेड इन माइक्रोवेव रीजन, ठीक है भाई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एक है फॉर्मूला डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के 1 अपॉन आई के 1 अपॉन म्यू के। यहाँ पे क्या होगा भाई, अपन देखेंगे बी तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई। म्यू क्या है, रिड्यूस मास,
इतनी बात अपन को देखनी है। तो मैं हिंट की बात करूंगा, पॉलीएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो लिखूंगा क्या मैं यहाँ पे, बिलोंग्स टू माइक्रोवेव रीजन, रिड्यूस मास क्या होता है, डिक्रीज, लिख लीजिए। अब ये चीज तो अपन ने बेसिक, आगे भी है ये चीज, आगे देखते हैं अपन इसको। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कंडीशन फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, क्या कंडीशन में होगी। तो जितने भी मतलब गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे बोले या अपन जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट हो जाते हैं, पोलर होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रेजेंट होता है। जबकि सॉलिड या एक्वस, सॉलिड या लिक्विड जो भी होते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टेट वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा जाता। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, गैसियस, ठीक है भाई, मॉलिक्यूल विच कंटेन gaseous molecule which contain permanent dipole moment, permanent dipole moment can give rotational spectra. For example, CO, NO, H2O, ये सब कैसे होते हैं, HCl, H2S, SO2, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। जबकि सेकंड बात की कि सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स, स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स बॉन्ड प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स प्रेजेंट होता है। सो फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, हैंस नोट गिव्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते। ठीक है भाई, की बात समझ में आ गई आपको। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूल मुख्यतः यहाँ पे 4 प्रकार के पढ़ेंगे अपन। 4 प्रकार के कौन कौन से पढ़ेंगे, लीनियर, ठीक है भाई, यहाँ पे पढ़ेंगे लीनियर के बाद कौन सा पढ़ेंगे, सिमेट्रिक टॉप, और फिर पढ़ेंगे स्पेरिकल टॉप, और फिर एसिमेट्रिक। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ 3 प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन सच ए वे दैट्स IA, IB एंड IC। यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पे, यानी कि मॉलिक्यूल की 3D के आधार पे, उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पे, बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स को, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो मुख्यतः टाइप्स ऑफ, टॉपिक क्या होगा अपना, मॉलिक्यूल्स,
टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रोटेशन of 3D molecules, the rotation of 3D molecules can be described in term of three principal momentum of inertia, moment of inertia, in such a way at IA IB greater than IC, तीन प्रकार के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रेजेंट होते हैं। दैट, ठीक है भाई। अब कौन किस मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स, पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे बात करता हूँ मैं, ठीक है भाई। पहला लीनियर, एक होता है लीनियर, ठीक है भाई। एक होता है सिमेट्रिक टॉप, एक होता है स्फेरिकल टॉप और एक होता है एसिमेट्रिक टॉप। ऐसे चार प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला लीनियर कौन से हो, क्या हो मतलब, लीनियर का मतलब आई ए इज इक्वल 0 हो और आई बी इक्वल आई सी हो। तो ये ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिनमें आई ए की वैल्यू 0 हो और आई बी और आई सी एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स लीनियर। फॉर एग्जांपल मैं क्या लूँगा यहाँ पे, CO2 ले लूँ, ठीक है भाई। CO2 के अलावा COH2, ठीक है भाई, O2, HCl, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे वाले सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, लीनियर्स के, क्योंकि जब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, जब इनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तो अपन को पता ही ऐसे लीनियर्स होते हैं सारे। अरे CO2 कैसा होता है, लीनियर ही तो होता है। CO कैसा होगा, लीनियर होगा। NO कैसा होगा, लीनियर होगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, यानी कि अपन ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो इनके अंदर C इनफाइनाइट V और D इनफाइनाइट H पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनमें मतलब कि लीनियर कौन से होते हैं, जिनमें C इनफाइनाइट V और D इनफाइनाइट H प्रेजेंट हो। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। देखो इसमें C इनफाइनाइट लगाते हैं, यानी कि अरे C2 जब लगाते हैं लीनियर मॉलिक्यूल में, जब C2 लगाते हैं अपन, C2 यहाँ से लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से C2 का मतलब 180 और 180 का मतलब जब मैं यहाँ से मॉलिक्यूल को रोटेट करूँगा तो कितनी बार कर लूँ, अरे सेम है दोनों तरफ से। अगर मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा है तो इसमें कितनी भी C2 लगा लो आप, इनफाइनाइट तक, नंबर ऑफ इनफाइनाइट C2, कितनी भी C2 लगा लूँगा मैं। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं अपन तो I इज इक्वल टू 0 होता है और I B बराबर IC होता है। तो मैं बात करूं D इनफाइनाइट H पॉइंट ग्रुप और C इनफाइनाइट V, तो ऐसे वाले पॉइंट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं और इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I A इज इक्वल 0 हो और I B और I C एक दूसरे के इक्वल हो। इतनी बात समझ में आई, भाई। ये जो C2 और ये पॉइंट ग्रुप जो है आप ग्रुप थ्योरी में सीखोगे भाई, ग्रुप थ्योरी में सीखोगे अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई लीनियर मॉलिक्यूल है और जैसे CO, CO2, NO,
HCl, ये सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, लीनियर, इनकी शेप ऐसी होती है। अब इनमें अपन कितनी C2 लगा दे, एक जैसा ही होता है भाई, प्लेन लगाएंगे यहाँ से और यहाँ से तो प्लेन लग जाएंगे, 2 प्लेन लग जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं सिमेट्रिक टॉप की। जब सिमेट्रिक टॉप की बात करूंगा, सिमेट्रिक टॉप तो आई ए इज इक्वल आई बी नॉट इक्वल टू आई सी, या तो ऐसे हो या आई ए नॉट इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक टॉप। यानी कि आई ए बराबर हो आई सी बी के, लेकिन आई बी नॉट इक्वल टू आई सी, या आई ए नॉट इक्वल टू आई बी या इक्वल टू आई सी। फॉर एग्जाम्पल ये 2 प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक है भाई। एक होता है प्रोलेट, और एक होता है ओबलेट। प्रोलेट और ओबलेट। प्रोलेट मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, आई ए ग्रेटर देन आई बी इज इक्वल टू आई सी। और ओबलेट कौन से होते हैं भाई, ओबलेट होते हैं आई ए बराबर आई बी ग्रेटर देन आई सी, यानी कि आई सी ज़्यादा हो और यहाँ पे सबसे कम आई ए हो, तो ऐसे ओबलेट और प्रोलेट होते हैं। अब ओबलेट प्रोलेट क्या होते हैं ये अपन आगे नीचे डिस्कस करेंगे बाद में। यानी कि इसको कंबाइनली मैं बात करूँ इसकी पूरे की, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेनली क्या होना चाहिए भाई, जनरली इसमें क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू यानी एक्सिस ऑफ C2 मतलब क्या होनी चाहिए। जब अपन अगर क्या कोई भी एग्जांपल है जैसे पॉइंट ग्रुप क्या होना चाहिए इनका, पॉइंट ग्रुप क्या हो भाई, CNV हो, है ना। CNV का मतलब जहाँ n क्या हो ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा हो, D2D हो, DND हो, ठीक है भाई, DND हो प्रेजेंट। ऐसे वाले एग्जांपल्स सिमेट्रिक टॉप में आएंगे। C3 हो भाई, C3 यानी कि यहाँ पे बात करूँगा इसमें तो C3 हो, T3H हो, ये सब कैसे होंगे, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे भाई, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होंगे। आगे मैं बात करूँ स्पेरिकल टॉप। स्पेरिकल टॉप में कौन से वाले होते हैं भाई, स्पेरिकल टॉप में मैं बात करूं तो कौन से होंगे, आई ए बी बराबर हो, आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का और बी का और सी का, तीनों इक्वल हो, तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे वाले सिमेट्रिक टॉप होते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इनहेड्रल, ऐसे वाले जिनके पॉइंट ग्रुप क्या हो, टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, ठीक है भाई। एग्जाम्पल की बात करूं, CH4, CCl4, SF6, ठीक है भाई, ये सब ऐसे वाले एग्जाम्पल किसके होते हैं, P4, ऐसे वाले एग्जाम्पल किसके होते हैं, स्पेरिकल टॉप के, स्पेरिकल टॉप के। एसिमेट्रिक टॉप की बात करते हैं अपन। इनका मूवमेंट ऑफ इनिशिया क्या होता है, नो आई ए नॉट इक्वल टू आई बी नॉट इक्वल टू आई सी। ये क्या हो, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो पॉइंट ग्रुप क्या होना चाहिए, जिनका पॉइंट ग्रुप क्या हो, C1 हो, CI हो, CS हो, ठीक है भाई, C2 हो। ऐसे पॉइंट ग्रुप की वैल्यू क्या हुई, C2H, C2V, C2N, C2H, D2H, ठीक है भाई। तो N बराबर क्या हो, 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो, लो एक्सिस वाली मतलब क्या हो, पॉइंट ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल NOCl, HOCl, ठीक है भाई। और हो सकता है कुछ, C2H का एग्जाम्पल H2O फिनोल, H2O
फिनोल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है भाई? पॉइंट ग्रुप क्या होता है? जैसे H2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। अब पॉइंट ग्रुप, जिनमें पॉइंट ग्रुप क्या हो भाई? जिनका पॉइंट ग्रुप क्या हो, C1 आ जाए, CS आ जाए। अब देखो NOCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है? N कैसी होती है? N ऐसी। तो जब इनकी जब बात करते हैं अपन, तो इसमें C1 लगती है। C1 केवल आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन H2O का मॉलिक्यूल ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है H2O का, जस्ट लाइक वी शेप। तो इसमें C2 लगती है एक तो, और दो प्लेन लगते हैं। तो C2H, ऐसे वाले पॉइंट ग्रुप को, C2H वालों को क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक टॉप में। क्यों? क्योंकि इनका पॉइंट ग्रुप जो होता है, N की वैल्यू जो होती है वो 2 तक ही होती है, मतलब इनमें C3 C4 ये नहीं होती। जबकि यहाँ पे जो होती है ना, वो हाई एक्सिस वाली C2 काम में आती है, उसको स्पेरिकल टॉप बोलते हैं। और यहाँ पे जो होती है C3 D3, ये सब चीजें जहाँ पे आएगी वहाँ स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के टाइप थे। लीनियर होता है, सिमेट्रिक होता है, स्पेरिकल होता है और एसिमेट्रिक होते हैं। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स के 4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे प्रोलेट और ओबलेट की एग्जाम्पल्स। हाँ भाई, यहाँ पे प्रोलेट था एक तो, और एक था ओबलेट, ठीक है। प्रोलेट की स्ट्रक्चर लगभग ऐसी होती है भाई। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, CH3Cl, PCl3, CH3Cl, PCl3, NH3। यानी कि कहने का मतलब NH3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, H, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, पैरामिडल स्ट्रक्चर टाइप। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स वालों को क्या बोलते हैं अपन? प्रोलेट। यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? D3, C3 भी प्रेजेंट है भाई। प्रीडीन में क्या प्रेजेंट होती है भाई? C3 होती है प्रेजेंट। इसको 120 घुमाते हैं अपन, 120 रोटेट करेंगे अपन, तो वैसे के वैसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इसमें C3 प्रेजेंट होती है, प्लेन प्रेजेंट होता है, 1 2 3 C3 प्रेजेंट होती है। तो C3 का मतलब यानी कि C3 यानी इसमें C3H पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। लेकिन ओबलेट क्या होता है? ओबलेट यानी कि डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, डिस्क। डिस्क शेप प्रोलेट। फॉर एग्जांपल BF3, अगर BF3 की मैं बात करूं तो BF3 की स्ट्रक्चर की जो ट्रायगोनल प्लेनर, तो एक तरीके से कैसी स्ट्रक्चर हुई इसकी? इस टाइप की। अरे इस टाइप की स्ट्रक्चर हुई ना, तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन ओबलेट। XCF4 और भी एग्जाम्पल होते हैं, और संकुल भी होते हैं। ठीक है भाई, आया समझ? ये सारी बात होगी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रकार की। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड करा अपन ने। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल: लीनियर, स्पेरिकल टॉप, सिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप। इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे अपन। ठीक है भाई, कौन कौन सा सिमेट्रिकल टॉप होता है, कौन सा लीनियर होता है। मॉलिक्यूल्स की शेप अपन को हाइब्रिडाइजेशन से पता चल ही जाती है, हाइब्रिडाइजेशन सीखना पड़ेगा उसके लिए।
हाइब्रिडाइजेशन आया, उसके बाद में अपन को शेप का पता चला, शेप से अपन ग्रुप थ्योरी के अंदर उसके बारे में क्या सीखेंगे, C2 प्रेजेंट है कि नहीं है, C3 किस में होती है, ये पॉइंट ग्रुप कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है, ये सारी बातें अपन ग्रुप थ्योरी में सीखते हैं। यहाँ पे अपन को बस बेसिकली याद होना चाहिए, बाकी आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे सब चीज़ें, पॉइंट ग्रुप वगैरह, जो इतना अभी यहाँ डिटेल में बता नहीं सकते भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चले भाई, अब मैं बात करता हूं आगे, बात करते हैं अपन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं अपन। सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अपन। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, जिनमें दो एटम्स प्रेजेंट हो, यानी कि M1 और M2 मास वाला दो कोई मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। अपन को पता है M1 और M2 वाला, तो इसको यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है, लेंथ होती है, वो कितनी होती है, R। ये क्या होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, रोटेशनल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे घूमते रहे, मतलब रोटेट करते रहे, लेकिन उनकी लेंथ में चेंजेस नहीं आना चाहिए, यानी R है ना, तो R ही रहनी चाहिए यहाँ की लंबाई, ऐसा नहीं कि छोटी बड़ी हो जाए भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर क्या होता है, म्यू R स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, जहाँ पे I इनर्शिया, R रेडियस और म्यू क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूस्ड मास। तो म्यू बराबर क्या करेंगे अपन, हाँ भाई, एक चीज, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई, R1 मान ली, यहाँ से यहाँ तक की कितनी मानी, R2। तो अपन इसको I बराबर क्या लिख सकते हैं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं अपन, और क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर M1 M2 और M1 प्लस M2, यानी कि M1 एटम का मास इंटू M2 का मास बटा M1 प्लस M2। तो I बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको I बराबर क्या लिख सकते हैं, M1 M2 और M1 प्लस M2 यानी R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन सकता है। तो इसे डायरेक्ट अपन ने ये लिख दिया, यानी कि ये आपको याद होना चाहिए, म्यू कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं भाई। यहाँ पे M क्या होता है, मास होता है भाई, मास होता है। हाँ भाई, ये कैसे देखना है अपन को, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। कोई मॉलिक्यूल है HF का रिड्यूस मास कैसे करोगे भाई आप, HF का रिड्यूस मास कैसे करोगे, HF का रिड्यूस मास कितना करोगे, 19 × 1 बटा 19 प्लस 1। तो ये ऐसे इसका रिड्यूस मास निकालते हैं, ठीक है भाई, ऐसे इसका रिड्यूस मास ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, फिर जो भी आएगा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में लीनियर मॉलिक्यूल,
लीनियर की कैसे चेक करनी है, लीनियर मॉलिक्यूल्स, माना लीनियर क्या हुआ, ए और बी और इधर बी बी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल CO2 लीनियर ही तो होता है भाई, CO2 क्या होता है, लीनियर, CO2 क्या होता है, लीनियर। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हुई, R, ये वाली भी क्या हुई, R, यानी कि R हुई, R। तो जब अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो I बराबर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2mv/r²। mv यहाँ क्या होगा, मास, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल CO2 का देखो यहाँ पे, CO2 का जब मैं I बराबर क्या करूँगा, 2mOr², ठीक है। तो m ऑक्सीजन का क्या होगा, मास होगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का कितना रखूंगा मैं, 2 × 60r²। ऐसे निकालना है भाई अपन को ऑक्सीजन का 16। अब अपन को अगला रेडियाई दे देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई, लीनियर का ये होता है। अगला बात करता हूँ मैं लीनियर के बाद, अपन को लीनियर के बाद किसकी बात करता हूँ मैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स के बाद टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल की बात करते हैं अपन। टेट्राहाइड्रल शेप कैसी होती है टेट्राहाइड्रल की, माना ए एटम है, एक यहाँ होता है, बी 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 और बी, ऐसी स्ट्रक्चर होती है भाई, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहाइड्रल की बात कर रहा था मैं ना, टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोई एम है, ऐसी होती है भाई, ए यानी कि CH4 है, फॉर एग्जांपल CH4 ले लेते हैं अपन, ऐसी शेप होती है टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल की शेप कैसी होती है भाई, एक ऊपर होता है बॉन्ड और एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, यानी कि दो बॉन्ड ऐसे होते हैं, दो ऐसे होते हैं और दो ऐसे होते हैं, यानी कि देखो अपन बनाना चाहिए इसकी, तो ये एम हो गई, ठीक है भाई, एम हो गई, तो डैश 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 ए और वेज ए, इसी प्रकार ए और ए, ऐसी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो टेट्राहाइड्रल में क्या होगा, आई बराबर, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई बराबर होगा 8/3 ma/r², इसका फॉर्मूला होगा। एम में क्या है यहाँ पे, मास, किसका मास भाई, जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ भी होगा, SF6 SF4 फ्लोरीन वलोरीन कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसका ये होगा। आगे बात करते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की शेप कैसी होती है भाई, ऑक्टाहेड्रल की शेप मान लिया एक तो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, दो आगे और दो पीछे होते हैं इसमें, कोई ए मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल SF6, ठीक है भाई, यहाँ पे सल्फर हो गया, ये फ्लोरीन एटम्स हैं, तो इनका रिड्यूस मास यानी कि रेडियस R1 और R1 ये सब में वही उनमें हो जाएगी। तो जब इनका जब अपन क्या देखेंगे भाई ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल का जब रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो 4ma/r², इसका फॉर्मूला बनता है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। एम में क्या है यहाँ पे, मास किसका, ए का, यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन का मास लिख देंगे अपन, तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे।
अब मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। हाँ भाई, आगे चलते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा दो प्रकार का होता है भाई। पहला होता है रिजिड, रिजिड रोटर, और एक होता है नॉन रिजिड। ठीक है भाई। रिजिड रोटेशन क्या, रोटेशनल क्या होता है, और नॉन रिजिड रोटेशन। रिजिड अपन पढ़ेंगे पहले, रिजिड बात करते हैं रिजिड रोटेशन की। तो ये कोई m1 मास का डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है m1 जिसका मास क्या है m1 m2। ये क्या है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक की r, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हुई r1 मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की r2। जब ये ग्रेविटी ऑफ जब ये अपने क्या रिजिड क्या हो गए, रिजिड रोटेशन किसको बोलेंगे अपन, कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो वो उसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता, और चेंजेस नहीं आता तो उसको बोलते हैं रिजिड रोटेशन। मतलब रिजिड का मतलब क्या होता है भाई, रिजिड का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एक तरीके से रोटेशन कर रहा है अपनी जगह, और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब उसकी लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं अपन रिजिड रोटेशन। तो रिजिड रोटेशन का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या था, I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा था I बराबर रिड्यूस मास क्या होता है म्यू, रिड्यूस मास m1 m1 प्लस m2 लिखा था मैंने, लिखा था भाई। तो मैं इसको कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं I बराबर म्यू आर स्क्वायर, ऐसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। हाँ भाई, लिखेंगे यहाँ पे gaseous molecule are free rotation, gaseous molecule is freely rotation, gaseous molecule is freely rotation through their principal coordinate so the potential energy is zero, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है विल बी जीरो। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो जाती है जीरो, म्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रोटर, but the kinetic energy of the rotor, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1/2 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दूंगा। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन 1 दे लो, इसको 2 दे लो। अब आगे बात करता हूं मैं द टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी
ऑफ द रोटर। टोटल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। तो क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या है भाई, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये रहेगी, अरे ये रहेगी ना, लिख सकता हूं मैं इसको 1/2 टोटल एनर्जी, ये हो गई 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूं। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है अपन को, आगे क्या करेंगे, अपन जाते हैं रोटेशनल एनर्जी इज प्योर, रोटेशनल एनर्जी इज प्योर, क्या लिखोगे, रोटेशनल एनर्जी इज प्योर काइनेटिक एनर्जी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग रोटर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटर, रोटेटिंग रोटर, रोटेटिंग रोटर, ठीक है भाई। तो वो क्या होगा, P बराबर आई ओमेगा, यानी कि समीकरण 4, समीकरण दे दो 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4, 3 ये थी, एक आई बराबर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 और 4 से, 3 को लिख सकता है E बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर था। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 3 को आई टू आई, तो क्या होगा E बराबर 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड क्या हुआ आई, ठीक है भाई, हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको चूंकि इसको P स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, हो सकता है यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E बराबर P स्क्वायर 2i, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ भाई। काइनेटिक एनर्जी का रोटर क्या हुआ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द रोटर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो एनर्जी क्या हुई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो एंगुलर मूवमेंट क्या हुआ P बराबर आई ओमेगा 4। इक्वेशन 3 और 4 से क्या करूंगा मैं कि इसको डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई 3 को आई से, तो आई स्क्वायर बाई आई, तो आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, यानी क्या हुआ P स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको ऐसे, P स्क्वायर। इक्वेशन दे दो इसको 5, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या लिखेंगे भाई, आगे लिखो, आगे लिखो आप, आगे लिखो 5 क्वेश्चन के बारे में, ऑल वैल्यू ऑफ रोटेटिंग, ऑल वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ऑल वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी आर नॉट अलाउड, मतलब ऑल वैल्यू ऑफ रोटेशनल, ऑल वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी आर नॉट अलाउड। आगे लिखो ओनली दोज रोटेशनल एनर्जी आर विच फॉलो क्वांटम मैकेनिकल, ओनली दोज रोटेशनल एनर्जी आर अलाउड विच फॉलो, मतलब कुछ रोटेशनल एनर्जी ही अलाउड होती है जो कि क्या करती है रोटेशनल, जो कि क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन, क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करती है, यानी कि फॉलो क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन फॉलो करती है, दैट इज देयर एंगुलर मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि
क्या होता है, P बराबर H/2π√J कोष्टक J प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 6। क्या दोगे, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 दे दिए। अब क्या करोगे भाई, इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 क्या करेंगे, इक्वेशन 5 to 6 क्या करेंगे भाई, E देखो 5 तो ये थी, 6 ये है, तो P स्क्वायर है। अगर P स्क्वायर का वैल्यू रखूंगा तो देखो यहाँ पे E J कर सकता हूँ मैं, J बराबर क्या आएगा, H स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर I J कोष्टक J प्लस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा, देखो ये जूल में बनेगा। अरे देखो यहाँ पे अगर P स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये P स्क्वायर है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो P स्क्वायर की जब मैं वैल्यू P स्क्वायर यानी P स्क्वायर कर दूंगा H का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर, ठीक है भाई। और रूट से P से रूट से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो J कोष्टक J प्लस 1 ये आएगी P स्क्वायर की वैल्यू। तो P स्क्वायर की वैल्यू आएगी, P स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे उठा के पुट कर दूंगा। यहाँ पे पुट करने के बाद में क्या करूंगा कि 2 का 4 हो गया, 4π स्क्वायर, 4π को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8π स्क्वायर, और I का I रह जाएगा और J प्लस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। जहां पे J क्या होगा, J बराबर क्या होगा, 0 1 2 3, 0 क्या होगा, J बराबर 0 1 2 3 रोटेशनल क्वांटम नंबर, यानी कि J क्या है यहाँ पे, J बराबर रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। इतनी बात कर ली अपन ने। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे आया, क्या आया, EJ H स्क्वायर 8π स्क्वायर I, तो मैं इसको लिखूंगा EJ इज इक्वल टू BJ कोष्टक J प्लस 1, ये एनर्जी का फॉर्मूला। जहां B क्या होगा, H स्क्वायर 8π स्क्वायर I, इसको मैं B बोल दूंगा। तो ये क्या हुआ, एनर्जी का फॉर्मूला जूल में। और अगर एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में दी हो, सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई हो, तो क्या करेंगे अपन, सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई हो तो सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, EJ इज इक्वल टू बी, EJ इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है तो ये अपॉन HC। तो यहाँ पे EJ की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, EJ की वैल्यू क्या होगी, EJ की वैल्यू क्या होगी, H स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर IHC J कोष्टक J प्लस 1, यानी कि H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EJ क्या आएगी, H अपॉन 8π स्क्वायर I डॉट C J कोष्टक J प्लस 1, दैट्स ऑल। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी का सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। यहाँ पे काइनेटिक एंगुलर मूवमेंट, फोर्थ फिफ्थ ये फॉर्मूला बने, ये एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये सेंटीमीटर में ये जूल में, ठीक है भाई। तो इससे आगे अपन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।